देखिए ये क्लास 12 का पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है ये पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय मतलब होता है सतह, पृष्ठीय मतलब सतह, उस पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए हम लोग समझते हैं इसको पृष्ठीय रसायन किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल और केवल सतह पर होती है, जो केवल और केवल सतह पर होती है उसे पृष्ठीय रसायन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल और केवल सतह पर होती है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय रसायन। अब आपको लगता होगा कि ये सतह पर होती है, भाई क्या होती है? देखिए ये एक कोई सतह है ना, सतह ही है ना, ये कोई सतह है, इस पर पेंट चढ़ाया हुआ है। ये कोई सतह है, इस पर हम देखिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये इसके सतह पर है, ये अंदर चला गया है, सतह पर है। देखिए इसको हम इरेज करते हैं तो इस सतह पर था तो आराम से मिट गया, आराम से। तो इसका मतलब है कि इस पर कोई अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया को कौन सी रसायन कहते हैं? पृष्ठीय रसायन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल और केवल वस्तु के सतह पर होती है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय रसायन। अब समझते हैं हम लोग पृष्ठीय रसायन क्या होता है। देखिए कोई नया नया लोहा है, उस पर पेंट चढ़ाइए। कोई नया नया लोहा है उस पर पेंट चढ़ा दीजिए। नया गेट आया है या खिड़की आया उस पर पेंट चढ़ा दीजिए। तो किस पर चढ़ाया गया पेंट? सतह पर। तो कौन सी रसायन कहलाएगा? पृष्ठीय रसायन। कौन सी रसायन? कपड़ा जब रहता है ना, धागा, तो सब सफेद धागा रहता है, समझे। रुई जो कपास बोलते हैं, सूती कपड़ा कपास से बनता है ना, तो कपास को अलग अलग रंग में डुबोया जाता है तो उसके पृष्ठ पर भी लग जाता है, अंदर में भी लग जाता है, ठीक है। तो पृष्ठीय रसायन को समझने के लिए आपको यहां जानना पड़ेगा कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला का नाम है अधिशोषण, अधिशोषण, और दूसरा का नाम है अवशोषण। दूसरा का नाम क्या है? अवशोषण। पृष्ठीय रसायन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अधिशोषण और अवशोषण। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल और केवल वस्तु के सतह पर होती है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय रसायन कहते हैं। जैसे मान लो कि ये पहले जो दीवार था इस पर प्लास्टर हुआ, प्लास्टर के बाद ये पेंट चढ़ गया, ठीक है। इस जो पेंट है ये कौन सा रसायन? पृष्ठीय रसायन। कौन सी रसायन? पृष्ठीय रसायन। अभी हम जो लिख रहे हैं ये कौन सी रसायन? पृष्ठीय रसायन। अधिशोषण का मतलब होता है सतह के ऊपर। अधिशोषण मतलब क्या? सतह के ऊपर। और अवशोषण का मतलब होता है सतह के अंदर, सतह के अंदर, सतह के अंदर। अभी हम जो बोर्ड पर लिख रहे हैं ये सतह के अंदर चल गया है कि ऊपर ही है? ऊपर ही है। तो जो सतह के ऊपर होगा उसको क्या कहते हैं? अधिशोषण। अधिशोषण। अवशोषण मतलब सोख लेना, पूरा का पूरा सोख लेना। ये अगर अंदर ही चल जाता तो मिटरता कभी नहीं ना। अच्छा, कपड़ा में अवशोषण होता है कि अधिशोषण? अवशोषण। अंदर तक चल जाता है ना। चाय बिस्कुट खाते हैं तो बिस्किट में जो चाय चला जाता है वो अधिशोषण की अवशोषण? अवशोषण होता है। गेट पर जब पेंट चढ़ाते हैं तो अधिशोषण की अवशोषण। अच्छा, बॉयज लोग भी आजकल थोड़ा सा मेकअप कब करना शुरू कर दिया है, पाउडर क्रीम सब लगाता है। जब पाउडर क्रीम लगाते हैं आप फिर धो लेते हैं तो सब तो छूट जाता होगा। तो पाउडर क्रीम जब लगाते हैं चेहरा पर तो अधिशोषण होता है कि अवशोषण? बताइए। अधिशोषण। लेकिन कभी कभी देखिएगा ना कि ज्यादा क्रीम पाउडर, मतलब लोग कहते हैं कि ज्यादा क्रीम पाउडर लगाने से आदमी गौर हो जाता है तो वह शरीरों के अंदर चल जाता है, तो अवशोषण हो जाता है कि अधिशोषण? अच्छा, लिपस्टिक जब आदमी लगाता है, आदमी नहीं लगाता रहे तो हनी लोग पूरा हम ही ले ले, औरत तो लगाती है लिपस्टिक। बताओ अधिशोषण के अवशोषण? अधिशोषण, क्योंकि सतह के ऊपर होता है। जो अंदर चला जाएगा वो अवशोषण और जो ऊपर रह जाएगा वो का? अधिशोषण। जो ऊपर रहेगा वो अधिशोषण और अंदर चल जाएगा वो। अभी हम लिख रहे हैं, ये बताइए ये लिखा हुआ सब क्या है? अधिशोषण है क्योंकि ऊपर ही है। अव का मतलब क्या हो गया? अवशोषण का मतलब सोख लिया पूरा, अंदर चल गया तो अंदर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? अवशोषण होगा। देखिए अंदर क्यों चला जाता है ये बाहर। अच्छा एक चीज है,
ये जो डस्टर है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसके अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक पूरा भरा हुआ होगा, सब इंक अंदर तक गया हुआ, ये सिर्फ सतह के ऊपर है। तो ये अवशोषण या अधिशोषण? अवशोषण। क्या हो जाएगा ये? अवशोषण। तो जो सतह के ऊपर होगा वो अधिशोषण, और सतह के ऊपर होगा वो अवशोषण। भाई सतह के अंदर काहे रह जाता है, सतह के ऊपर काहे चला जाता है? इसके बीच में एक बल काम करता है जिसका नाम है वान डेर वाल बल। वान डेर वाल्स बल, बल को फोर्स करते हैं ना, वान डेर वाल फोर्स, ठीक है। हिंदी में वान डेर वाल बल, एक प्रकार के बल लगता है जिस बल का नाम है वान डेर वाल बल। आप लोग अब तक है ना से पढ़ते आए होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ये सब बल पढ़ते आ रहे थे। आप केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये सब पढ़ते आ रहे थे ना। जैसे जैसे हम लोग क्लास चेंज करते रहते हैं वैसे हम लोग बल के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ता है। वान डेर वाल बल एक प्रकार का होता है जो कि बहुत ही क्षीण होता है। क्षीण मतलब कमजोर, किसी में कमजोर होता है, किसी में थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। तो हम अगर देखते हैं वान डेर वाल बल, तो अधिशोषण में जो होता है ये कमजोर होता है। अधिशोषण में क्या होता है? कमजोर। यही कारण तो है इतना कमजोर है। देखिए हम इसको साफ करते हैं तो ये साफ हो जा रहा है, किसके कारण? वान डेर वाल बल के कमजोर होने के कारण, ये मजबूत होने के कारण, कमजोर होने के कारण। मजबूत रहता तो वो अंदर चला जाता, तो किसका मजबूत होता है? इसका वान डेर वाल बल क्या होता है? इसका जो वान डेर वाल बल है वो कैसा होगा? मजबूत होगा, ठीक है। वान डेर वाल बल क्या होता है? मजबूत। ये जो छिपकली चल रही है ना, छिपकली किस बल के कारण चलती है? वान डेर वाल बल के कारण। बताइए कि कमजोर रहता है या मजबूत रहता है? मजबूत रहेगा ना बाबू तो एकदम पूरा चिपकले रह जाता है, और कमजोर रहेगा तो गिर भी जाता है ना, गिर भी जाता है। मतलब उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगता उसके बीच में, लगता है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि सतह पर काम कर रहा है। इस सतह के अंदर थोड़ी ना काम कर रहा है, एक सतह के अंदर है, तो सतह के ऊपर है ना, सतह के ऊपर है, दीवार के ऊपर चलता है जब छिपकली, तो ये सतह के ऊपर हो गया। सतह के ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अधिशोषण। तो छिपकली जब चलती है दीवार पर किस बल के सहारे चलती है? वान डेर वाल बल के कारण, वान डेर वाल बल के कारण, ठीक है। किसका मजबूत होगा तो? अधिशोषण का। अच्छा, एक बहुत ही पुराना बर्तन है, ठीक है, उसको नया एकदम चमकीला बना देना है पेंट कर, तो अधिशोषण करना होगा कि अवशोषण? अवशोषण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पेंट करेंगे तो नहीं होगा, पेंट करने के बाद नहीं होगा, समझे। अधिशोषण मतलब अंदर चल जाना। कपड़ा जब धोते हैं तो पानी उसके अंदर चल जाता है, अधिशोषण के अवशोषण। रुई या गद्दी को पानी में डुबोते हैं, अवशोषण। क्या हो जाएगा? अवशोषण। तो ये पृष्ठीय रसायन आपको समझ में आया होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल वस्तु के सतह पर होती है उसे पृष्ठीय रसायन कहते हैं। ये दो प्रकार के होता है, अधिशोषण जो सतह के ऊपर होता है और अवशोषण सतह के अंदर होता है। किस बल के कारण वो कमजोर हो जाती है? वान डेर वाल बल के कारण। किसके कारण मजबूत हो जाती है? वान डेर वाल बल के कारण। अब देखिए, अगर इससे अधिशोषण में मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होगी, जब हम किसी चीज पर, जैसे ये मान लीजिए कि छिपकली है, यहाँ पर कुछ छिपकली दिख रहा है दीवार पर, ये जो छिपकली उस पर चिपका हुआ है, तो सतह से चिपका हुआ है ना, इसके बीच में वान डेर वाल बल कमजोर लग रहा है या मजबूत? कमजोर। तो जब बल लगता है तो निश्चित है कि उसमें ऊर्जा लगता होगा। वान डेर वाल बल यानी अधिशोषण में मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा कहलाएगी अधिशोषण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अधिशोषण ऊर्जा। और इससे मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा? अवशोषण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अवशोषण ऊर्जा। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं अभी नहीं बताइए, अभी हम आप लोग को अधिशोषण के बारे में और जानकारी देते हैं। अधिशोषण दो प्रकार के, एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक। एक भौतिक और दूसरा रासायनिक।
इसमें भी आपको समझना है कि किसका वॉन डर वाल बल कमजोर होगा और किसका वॉन डर वाल मजबूत होगा। भौतिक और रासायनिक के बारे में आप लोग को बहुत बढ़िया से बता दिया गया है कि भौतिक चीजें वह होती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम छू कर बता सकते हैं, जिसे सूंघ कर बता सकते हैं, चख कर बता सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भौतिक। और हम अगर सूंघ कर, छू कर, देख कर, सुन कर, सूंघ कर नहीं बता सकते, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक। तो अधिशोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। देखिए अभी जो है ये गेट में पेंट किया हुआ है और खिड़की में भी पेंट किया हुआ है, ठीक है। इस पर आदमी जो है सो कोई मशीन से पेंट किया है या फिर ऐसे ही हाथ से ऐसे ही पोछाड़ा कर दी है? हाथ से कर दी है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये पेंट किया हुआ है ना। इस पर खरोच करके देखिएगा तो छूट जाएगा या नहीं छूटेगा? आराम से छूट जाएगा या फिर बहुत मुश्किल होगा? आराम से छूट जाएगा। हल्का सा उसमें ब्लेड लगा देंगे, छुरी लगा देंगे तो छूट जाएगा ना। इसका मतलब है कि भौतिक अधिशोषण में वॉन डर वाल बल कैसा होता है? कमजोर। बाइक, कार या फिर कोई भी वाहन हो, उसमें जो पेंट किया हुआ रहता है उसको ऐसे नाखून से हटा के देखिए तो छूटेगा नहीं। तो बताइए उसमें कौन सा अधिशोषण? रासायनिक अधिशोषण। उसमें क्या होता है ना कि कोई मशीन से उसको बहुत जबरदस्त फोर्स दे करके मारता है। देखिए कोई गाड़ी वाड़ी के पेंट होते हुए, उसको जब पेंट किया जाता है ना बाबू, बहुत जबरदस्त प्रेशर देता है, उसमें वॉन डर वाल बल बहुत मजबूत होता है, दम अंदर जा करके पूरा पकड़ लेता है। तो वॉन डर वाल बल इसका क्या होता है? देखो वॉन डर वाल बल इसका कमजोर, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉन डर वाल बल मजबूत हो जाएगा। वॉन डर वाल बल क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अच्छा ये जो फैन है, फैन का स्टैंड बताइए क्या है? रासायनिक है या भौतिक है? रासायनिक है। और ये दीवार को जो चूना सा रंगा गया है ये भौतिक है। घर द्वार का पेंट होता है सब भौतिक है, क्योंकि ये छूट जाता है ना। और जो नहीं छूटेगा जल्दी रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? ठीक है। अब बताइए अधिशोषण में जो मान लीजिए कि कोई पदार्थ के सांद्रता होगा, ठीक है, तो सबसे अधिक सतह पर इसमें होगा और इसमें सतह के अंदर होगा। अगर मान लीजिए कि डिफरेंस पूछ दे कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है, तो हम लोग बोलेंगे जो अभिक्रिया सतह के ऊपर होती है उसे अधिशोषण कहते हैं और जो सतह के अंदर होती है उसे अवशोषण कहते हैं। इसमें सांद्रता जो होगी, पदार्थ की जो सांद्रता होगी, पदार्थ की जो मात्रा होगी, ये सतह के ऊपर ज्यादा होगा और इसमें सतह के अंदर ज्यादा होगा। जैसे आप मान लीजिए कि ब्रेड खा रहे हैं और ब्रेड के ऊपर क्रीम लगाते हैं तो क्रीम अंदर चल जाता है कि ऊपर ही रहता है? ऊपर ही रहता है। ये अधिशोषण हो गया कि अवशोषण? लेकिन उसी चीज को हम दूध में डुबो देते हैं तो ये हो जाता है अवशोषण। क्या हो जाता है? अवशोषण। और बताइए जब जल में कुछ वसा तैरते रहता है, जल में वसा तैर रहा है तो अधिशोषण या अवशोषण? अधिशोषण। ऊपर न तैर रहा है, पानी के ऊपर तेल डाल दीजिएगा तो तेल फ्लोट करने लगता है, बहने लगता है, तैरने लगता है। बताइए अधिशोषण। अब आपको पढ़ाते हैं आगे परिक्षेपित अवस्था। अगला परिक्षेपित अवस्था। देखिए परिक्षेपित अवस्था आपको समझ में आना चाहिए। जल के ऊपर अगर तेल तैर रहा है, जल के ऊपर अगर तेल तैर रहा है तो इसको कहा जाता है जल में परिक्षेपित अवस्था। परिक्षेपित मतलब तैरना। तो जल में अगर क्या तैर रहा है? तेल, तो कहलाएगा जल में किसका परिक्षेपित अवस्था? तेल का परिक्षेपित अवस्था। जल में किसका परिक्षेपित अवस्था? तेल का। जैसे हम कहें ना कि वायु में मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, वायु में क्या है? पानी, तो उसको कुहासा कहेंगे। वायु जो रहता है, गैस रहता है, गैस में अगर मान लीजिए कि द्रव मिल जाता है तो कुहासा हो गया। तो गैस में द्रव का परिक्षेपित अवस्था, गैस में
द्रव का परिक्षेपित अवस्था था। गैसवा में कोची तैर रहा है? द्रव, यानी कि गैस तो हवा है, हवा में कोची तैर रहा है? पानी। और उसको हम लोग कुहासा कहते हैं। कुहासा के दिन में आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि आप चल रहे हैं तो एक तो ठंडा भी लगेगा, यानी गैस है उसमें। दूसरा चीज की अगर बाइक से चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं ना, तो आप देखिएगा छू करके तो इस पर पूरा पानी पानी दिखेगा। तो गैस में द्रव तैर रहा था या द्रव में गैस तैर रहा था? गैस में द्रव तैर रहा था। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कुहासा। कपूर देखिए, कपूर ये ठोस है या द्रव है? ठोस। उसको जब जलाइएगा ना तो सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। तो बताइए, ठोस का गैस में परिक्षेपित अवस्था या गैस का ठोस में परिक्षेपित अवस्था? और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कपूर। क्या हो जाएगा? कपूर। ठीक है, कपूर हो जाएगा। अब आते हैं बर्फ। बर्फ ठोस है या फिर द्रव? ठोस। द्रव बदल जाता है पानी में, तो कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। तो ठोस का द्रव में परिक्षेपित अवस्था या द्रव का ठोस में परिक्षेपित अवस्था? ठोस का द्रव में। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बर्फ। आगे पढ़िए। अगला कोलाइडी। कोलाइड देखिए, कोलाइडी विलयन या कोलाइड विलयन। कोलाइड कहा जाता है ऐसे पदार्थ जिसे क्रिस्टल के रूप में आसानी से नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, उसे कोलाइड कहते हैं। क्रिस्टल मतलब दानेदार, क्रिस्टल मतलब इसको जल्दी क्रिस्टल के रूप में नहीं बनाया जा सकता, उसे कोलाइड कहते हैं। जैसे हम ग्लू देते हैं, ग्लू, ग्लू समझते हैं हम लोग? नहीं। जिलेटिन, जिलेटिन का आप लोग थोड़ा, अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह कर लीजिएगा ना, थोड़ा बड़ा हो जाइएगा, इस फेस उस पर बहुत सारा दाढ़ी मूंछ सब आना शुरू हो जाएगा ना, तो आप खुद जा करके उसको सेविंग करवाइएगा, समझे? तो उसमें क्या लगाएगा उन लोग? कुछ क्रीम पाउडर लगाएगा, क्रीम लगा करके और बाल को जितना भी है उसको इरेज करेगा। अच्छा, जो क्रीम लगाएगा उसको हम लोग जिलेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे? जिलेटिन। तो वो बताइए कि अधिशोषण करता है या अवशोषण करता है? अधिशोषण करता है। क्या करता है? अधिशोषण। तो उसमें जिलेटिन लगा देता है। जिलेटिन एक क्रीम होता है, समझे? वो क्रीम हुआ को इसे लगा देगा ना जिलेटिन को, तो क्या हो जाएगी? पूरा पदार्थ, पूरा फेस पूरा चिकना हो जाएगा और ब्लेड एकदम सरासर चलेगा, समझे? सतह के ऊपर चलेगा कि सतह के अंदर चलेगा? अधिशोषण चलेगा कि अवशोषण? केकरो अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाएगा तो पोटाइको करेगा, है ना? तो अधिशोषण होता है। अच्छा, पूरा सतह ही पर चले, पूरा सतह ही पर चले, उसके लिए उन लोग क्या करता है? जिलेटिन का इस्तेमाल करता है। क्या वो कोलाइड होता है या नहीं होता है? कोलाइड होता है। क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसे क्रिस्टल के रूप में आसानी से नहीं बदला जा सकता, नहीं परिवर्तित किया जा सकता, उसे कोलाइड कहते हैं। यानी पूरा चिकना होता है, अगर में दाना दाना हो जाएगा, ठीक है, तो कोलाइड के कण हो जाएगा। कोलाइड के क्या हो जाएगा? कण। ग्लू देखिएगा, चिपकाने वाला पदार्थ होता है ग्लू। अरे बॉनफिक्स वगैरह क्या बोलते हैं, फेविकोल, गम, समझे? वो सब ग्लू है। क्या है? बताइए, उसमें क्रिस्टल है या नहीं है? छूने के बाद दानेदार लगता है? कौन तो इसको मोड़िए, इसे है अगर हम दानेदार लगता है? नहीं, पूरा चिकना है, ठीक है, पूरा चिकना ना होता है, तो उसको हम लोग ग्लू कहते हैं। इसको आसानी से क्रिस्टल के रूप में नहीं बदला जा सकता। अच्छा, सारा बताओ, उसमें क्रिस्टल होता है या नहीं होता है? होता है, क्रिस्टल होता है। तो ये आपका कोलाइड हो गया। कोलाइड 8 प्रकार के होते हैं। कोलाइड 8 प्रकार के। देखिए, आपको ध्यान से सुनना है। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। आपको बारी बारी से बनाना है, आपको आ जाएगा बनाने। हम पहले यहाँ लिख देते हैं ठोस, द्रव और गैस, इसी से आपको बना देना है। एक बार ठोस का उदाहरण ले लेंगे। ठोस ठोस, ठोस गैस, ठोस द्रव। फिर इसका द्रव द्रव ठोस, द्रव गैस। फिर गैस का ले लेंगे, गैस गैस, गैस द्रव और गैस ठोस। तो 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। यानी कि कोलाइड के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के, 9 प्रकार होते हैं ना। कोलाइड कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। तो आपको यहाँ से ये भी याद करने आएगा। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर था, समझे? आगे देखिए, पृष्ठ तनाव, शायद 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे।
पृष्ठ सरफेस टेंशन कहते हैं इसको। ऐसे पदार्थ जो उसके क्षेत्रफल को कम कर देता है। पदार्थ का वह गुण जो वस्तु के क्षेत्रफल को कम कर देता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। आप देखिएगा कि वर्षा की बूंदें जब जमीन पर गिरती है ना, ठीक है, तो जैसे ही गिरने लगेगी तो पूरा कैसा हो जाएगा? गोल। ऊपर से गिरता है पड़ के जैसा तैसा, लेकिन जमीन पर आने के बाद कैसा हो जाता है? गोल। क्योंकि पृष्ठ से जैसे ही टकराता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण गोल हो जाता है। साबुन का बुलबुला गोल हो जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? जमीन पर जैसे ही पड़ेगा तो क्या होगा? सिकुड़ा लेगा। प्लास्टिक को देखिए, प्लास्टिक में जब आग लगाइएगा ना तो पृष्ठ तनाव के कारण वो सब क्या हो जाता है? सब सिकुड़ जाता है, समझे? जब नहले धोले नहीं रहिएगा ना तो बलवा सब इधर उधर पूरा, लड़की लोग तो बड़का बड़का बाल होता है, सब इधर पूरा एकदम झाँव ऐसे रहेगा, समझे? और नहीला के बाद सब देखिएगा ना, जब सिकुड़ करके छोटे को हो जाएगा। किसका कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल को क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन वो एगो काम करने वाला एगो है, पृष्ठ तनाव के काम कर देता है, जिसको पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। पृष्ठ सक्रिय कारक। अच्छा एक बात बताइए, एगो दादी माँ की कहानी आता था, गधा और व्यापारी वाला। गधवा गधवे रहता है हमेशा, समझे? अब ये देखो, एक लग रहा बाराती आएगा जो पैर पसार करके बैठे। गधवा गधवे रहता बाबू, जानते हैं क्या हुआ? गधा पर ढेर सारा रुई लेकर के जा रहा था, समझे? बताइए क्षेत्रफल अधिक है कि कम? अधिक। गधवा सोचा कि आज काम ही नहीं करेंगे, नदिया में जाएंगे ना बीचो, तो आज जा करके और ओकर में आराम करेंगे, डूब जाएंगे ओकर में, समझे? गधवा गधवे होता है भाई, ओकरा में गया पहले से जितना बोझ था। अब बताइए उस जो रुई था, रुई का क्षेत्रफल कम हो गया कि ज्यादा हो गया? रुई का क्षेत्र कम हो गया कि ज्यादा? ज्यादा किस हो गया? अरे बाबू क्षेत्रफल मतलब का, उसका एरिया बहुत बड़ा था और डूबेगा तो रुई छोटे बना हो जाएगा। अरे भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ गया उसका, लेकिन क्षेत्रफल तो कम हो गया। वो सोचा कि चलो अब मतलब देखा होगा ना, पानी में अगर देखे कि उसको बनता गधा हुआ तो देखता ना, तो कहता कि यार ये तो क्षेत्रफल तो बड़ा बढ़ गया ना, तो कमे हो गया, पहले से ये कमे हो गया है, लेकिन उसका भार बढ़ गया, वो अपना प्राणे देना पड़ेगा उसको। तो बाबू पृष्ठ सक्रिय कारक क्या करता है? ये एकरे कम कर देता है। किकरा कम कर देता है? पृष्ठ सक्रिय कारक किसको कम कर देता है? पृष्ठ तनाव, ठीक है? जैसे दूध को देखिए, दूध बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना, उसको गर्म कर दीजिए, उस समय में पृष्ठ सक्रिय कारक लग जाएगा, दूध सिकुड़ करके एकदम छोटे को हो जाएगा। अब आदमी लोग को लगेगा रातिया को बिलैया ले है पी करके चल गए। अरे ना भैया, वो बिलैया पी कर नहीं किया है, आप उसको बार बार गर्म किए ना, वो पृष्ठ सक्रिय कारक के कारण उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया, समझे? किसके कारण कम हो गया? पृष्ठ सक्रिय कारक, तो कम हो गया, समझे? अब चाय पीजिएगा ना या दूध अगर गर्म कर दिए तो ओकरा पर देखिएगा मलाई जम जाएगा, छाल जम जाता है, समझे? तो चाय वो मतलब सिकुड़ल दिखेगा। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है और पृष्ठ सक्रिय कारक एकरे कम कर देता है, समझे? इस तरह से ये चैप्टर था, कोई खास चैप्टर नहीं था, इतना ही में आपका कंप्लीट हो जाता है।